everyone. Welcome to PMC Online Academy. Today is our third day of Physiotherapy 360 Foundations, Importance and Global Scope. Physiotherapy in Clinical Practice. आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें है कि फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से काम करते हैं फ्रॉम असेसमेंट टू रीइवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्लानिंग, इंटरवेंशन, रीइवैल्यूएशन। फिर हम कुछ थेरेपीज को डिस्कस करेंगे जो भी थेरेपीज यूज होती हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, और देन हम कुछ लाइफ में मतलब क्लिनिकल एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और आज की जो एक्टिविटी है वो पेन टू रिकवरी, हाउ फिजियोथेरेपी रिस्टोर्स फंक्शन, कि फिजियोथेरेपी पेन से रिकवरी तक किस तरह से लेकर जाते हैं, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फिजियोथेरेपी इज अ साइंस बेस्ड पेशेंट सेंटर्ड प्रोफेशन और इट्स अ सिस्टमिक प्रोसेस एंड विच रिवॉल्व्स अराउंड मेडिकल हिस्ट्री एंड मूवमेंट पैटर्न्स, ठीक है। ये साइंस बेस्ड प्रोफेशन है, ठीक है, और ये पेशेंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल उसके हम मेडिकल हिस्ट्री से लेकर मूवमेंट पैटर्न्स तक नोटिस करते हैं। इन जनरल क्या होता है, वो सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री पे ही होते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जो है मूवमेंट पैटर्न्स को भी लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले थ्री की स्टेजेस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास असेसमेंट आती है, डायग्नोसिस आता है, देन ट्रीटमेंट आता है। तो असेसमेंट में हमारे पास सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन है असेसमेंट की। असेसमेंट आपको पता ही है क्या होती है। असेसमेंट में हम मतलब पेशेंट से ये चेक करते हैं कि पेशेंट को क्या इशू है, उसका कोर्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देन उसकी कोर्स क्या है, देन उसके पैटर्न्स को हम मूवमेंट पैटर्न्स को देखते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। Assessment is the foundation of physiotherapy practice. It involves collecting all necessary information to understand the patient problem, cause and impact on daily life. यानी कि असेसमेंट में हम ये देखते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका कोर्स क्या है, और उसकी प्रॉब्लम की वजह से डेली लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, तो देन है हमारे पास उसके कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट है। तो एक होते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट, और एक होती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट ये एक वर्बल इंटरव्यू टाइप होता है, जिसमें हम पेशेंट से उसका नाम, एज, जेंडर, उसके डेली लाइफ के बारे में पूछते हैं, उसका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, और उसके डेली रूटीन क्या है, इफ क्या वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता, उसके मूवमेंट पैटर्न्स कैसे हैं, ये सब कुछ हम इसमें चेक करते हैं। इनके पेशेंट की हम डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल अ पेशेंट रिपोर्ट्स आई फील शार्प पेन इन माय लोअर बैक आफ्टर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, दिस सजेस्ट पोस्चरल स्ट्रेन और मसल इम्बैलेंस। यानी कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि वो कहता है बहुत ज्यादा बैठने से, दिन में बहुत कुछ घंटे बैठ जाता हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है बैक में, तो इसको हम देखें मसल इम्बैलेंस है या फिर पोस्चरल स्ट्रेन है उसको। देन है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसका पोस्चर कैसा है, उसकी अलाइनमेंट कैसी है, उसकी मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट पैटर्न्स कैसे हैं, यानी कि वो क्या अगर या वो सीधा चल रहा है या फिर वो थोड़ा सा पाँव लटका के चल रहा है, या फिर उसकी जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वो उसके हम ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। फिर हम पैल्पेशन चेक करते हैं। पैल्पेशन का मतलब होता है कि हम उसको हाथ लगा के टच करके चेक करते हैं कि वहाँ भी जहाँ भी उसको प्रॉब्लम है, जिस एरिया में वो, वहाँ पे स्वेलिंग है कोई, वहाँ पे कोई मतलब कोई रेडनेस हुई हुई है, या फिर वहाँ पे कोई नरम हिस्सा हुआ है, तो ये हम चेक करते हैं। देन हम चेक करते हैं रेंज ऑफ मोशन। जिस भी प्रॉब्लम के साथ वो आएगा, जिस भी जॉइंट पेन, फॉर एग्जाम्पल अगर वो शोल्डर पेन के साथ आता है, तो हम उसके शोल्डर को मूव करके देखते हैं वो कहाँ तक मूवेबल है, कहाँ तक वो मूव कर सकता है, तो इसका मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, यानी कि किस जगह पे, किस पॉइंट पे आके उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो देन है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसके अंदर हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन, यानी कि उनकी सेंसेशन को चेक करते हैं, कोई पिन उनको लगा के किसी की से उनको टच करके कि वहां पे उनको सेंसरी उनकी नर्व्स ठीक है या नहीं ठीक, और हम समटाइम प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसे चेक करते हैं कि वो उनके काम कर रही हैं कि नहीं कर रही नर्व्स, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं, रिफ्लेक्स चेक करते हैं कि फौरन से वो अपनी टांग को या पाँव को या हाथ को पीछे कर लेते हैं बॉडी को, या फिर वो मतलब थोड़ी देर बाद उनका रिएक्शन आता है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से हम मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग चेक करते हैं, इसको हम MMT कहते हैं, मजरिंग मसल पावर। मसल पावर को चेक करते हैं और इसको हम रेट करते हैं हम 0 to 5, इनकी जो मसल है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। फुल पावर है तो 5, इस तरह से 1, देन 2, 3, 4, ठीक है। तो आगे है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दी हुई है शोल्डर पेन।
Patient may undergo a Nears impingement test to check for rotator cuff problems. ठीक है, देन है फंक्शनल असेसमेंट। अब फंक्शनल असेसमेंट में क्या आता है कि हम उनके वर्किंग पैटर्न को देखते हैं, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को देखते हैं कि वो बिल्कुल सीधा चल रहे हैं या नहीं, वर्किंग पैटर्न किस तरह, या फिर वो एक साइड को होकर चल रहे हैं, या फिर अभी उसकी इंड्योरेंस एंड फिटनेस लेवल चेक करते हैं कि वो कितने फिट हैं। देन एबिलिटी टू परफॉर्म और सपोर्ट एक्टिविटीज, तो उनकी एबिलिटी चेक करते हैं कि वो कोई भी सपोर्ट एक्टिविटीज वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रोक का पेशेंट अगर होता है तो उसका जो, उसके लिए हम बैलेंस चेक करते हैं, उसके लिए वर्किंग एबिलिटी चेक करते हैं वो कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि तो स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसको हेल्प की जरूरत होती है वॉक के लिए, चलने के लिए। देन है आउटकम मेजर्स एंड स्केल। आउटकम मेजर एंड स्केल में हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं असेसमेंट के लिए, जिसमें हमारे पास आता है विजुअल एनालॉग स्केल फॉर पेन, ओस्वेस्ट्री डिसेबिलिटी इंडेक्स फॉर बैक पेन, बर्ज बैलेंस स्केल फॉर बैलेंस असेसमेंट एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर फॉर ओवरऑल फंक्शन। ये कुछ स्केल्स है, ठीक है, जिनके मैंने अभी नाम लिया है। तो सबसे पहले हमारे पास है विजुअल एनालॉग स्केल पेन के लिए। इसमें हम पेन को देखते हैं, पेशेंट को हम कहते हैं कि 0 to 10 तक ऐसे नंबर्स हमने लिखे होते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आपकी जो पेन है उसको आप मार्क करें। तो अगर वो 0 to 3 तक है, 0 to 1 तक है तो नो पेन, ठीक है। अगर वो 0 है तो नो पेन, 1 to 3 तक है तो माइल्ड पेन, जैसे 4 to 7 है तो मॉडरेट, और अगर उससे भी आगे है 7 to 9 तो देन सीवियर, और अगर 10 को वो 10 पे मार्क कर रहे हैं तो देन पेन की मतलब कि वर्स्ट पेन है उनको, ठीक है। इस तरह से हम, ये स्केल एक होता है, तो इसको हम कहते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। देन है वेस्टरी डिसेबिलिटी इंडेक्स फॉर बैक पेन। ये इसमें भी एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर वो हम उनसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम खुद भी फिल कर सकते हैं और अगर पेशेंट मतलब फिल कर सकता हो तो उससे फिल करवा लेते हैं। जिसमें हम पेन इंटेंसिटी होती है, लिफ्टिंग होती है, मतलब वेट लिफ्टिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, सोशल लाइफ, पर्सनल केयर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम उनके पेन इंटेंसिटी को देखते हैं, ठीक है, और 0 to 5 तक होता है, ठीक है। इस तरह से अगर वो पेन उनकी, उसी तरह से वो रेट करना होता है उन्होंने पेन को, कि बिल्कुल भी नहीं है तो 5 उनको फुल मार्क्स हम देंगे, अगर है तो फिर 4, देन अगर सीवियर है तो 3, देन 2, देन 1, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सारी भी सोशल लाइफ उनकी कितनी इम्पैक्ट हो रही है, यानी कि वो अपने डेली के काम खुद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको उस चीज में तो मसला नहीं होता। ये मोस्टली बैक पेन और लोअर बॉडी के लिए यूज होता है। और वो चल ठीक से पा रहे हैं या नहीं, वो कितनी कितने देर तक चल पा रहे हैं, इसी तरह से पेन इंटेंसिटी मैंने बता दिया कितनी शिद्दत है, कितनी देर वो बैठने के बाद पेन स्टार्ट होती है, देन ट्रैवलिंग उनके लिए मतलब ट्रैवल इजीली कर पा रहे हैं या नहीं, या ट्रैवलिंग करते करते घंटे बाद इनका पेन स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो फिर हम इनका टोटल स्कोर एंड पे ऐड अप करते हैं, देन उसको डिवाइड कर देते हैं कि जिन्होंने जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर किए होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कितनी को डिसेबिलिटी है, कितने परसेंट डिसेबिलिटी है, ठीक है। कितने परसेंट डिसेबिलिटी का मतलब है कि 20% है, 10% है, जो भी इशू है। देन है बर्ज बैलेंस स्केल। इसके अंदर भी हम पेशेंट को ये कहते हैं, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन है, इसमें हम हर क्वेश्चन के हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं, 0 to 4 तो 5 पॉइंट हो गए। 0 को भी हमने लिखा होता है कि जिसके अंदर वो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 0 4 हम अगर कोई मसला नहीं तो 4 है, अगर बहुत ज्यादा इशू है तो 0। तो फॉर एग्जाम्पल हम उनको कहते हैं कि आप बैठे हुए हैं तो आप बगैर सपोर्ट के हमें खड़े खड़े होकर दिखाएं, स्टैंड अप। तो अगर वो इसी तरह से बगैर सपोर्ट के बैठ कर दिखाएं, ये क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। और अगर फिर थर्ड क्वेश्चन जो होगा कि वो सपोर्ट के साथ खड़े हो पा रहे हैं या सपोर्ट के बगैर खड़े हो पा रहे हैं, सपोर्ट के बगैर चल पा रहे हैं, सपोर्ट के बगैर यानी किसी के असिस्टेंस के बगैर या उसके साथ। तो उसी के सारे क्वेश्चन एक होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ होता है, इसको हमें सिर्फ फिलअप करना होता है, ठीक है। 0 उस केस में हम 0 को हम उस केस में मार्क करेंगे जब उनकी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो सकेगी, या खुद से भी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें हर चीज के लिए असिस्टेंस ही चाहिए होगी। या हम कोई भी कह सकते हैं कि आप आंखें बंद करके खड़े होकर दिखाएं, आंखें खोल के, इस तरह करके चीजों एक चेयर से दूसरी चेयर पे हमें शिफ्ट होकर दिखाएं, ट्रांसफर। तो ये सारे हैं बैलेंस स्केल।
ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर, FIM हम इसको कहते हैं। ये अक्सर साइको सोशल एंड कोग्निटिव फंक्शन के लिए हमें इसके लिए चाहिए होता है। यानी कि अगर कोई किसी का दिमागी तौर पे कोई इशू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक के पेशेंट है, ब्रेन इंजरी का पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर। ये भी क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंप्लीट असिस्टेंस के साथ वो काम करते हैं ना पेशेंट, यानी बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं करता, तो हम इसको 10-7 पे हम उसको टिक करते हैं। लेकिन अगर वो टोटल मतलब असिस्टेंट है, ठीक है, इसी तरह से अगर वो मतलब अगर उनको फिर किसी तरीके से खुद से कुछ कर सकता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, तो फिर 7 रेट करेंगे। और टोटल असिस्टेंट है तो फिर हम 1 उसको रेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो कंप्लीटली ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर हम उसको सबसे मैक्सिमम मार्क्स देंगे, या 5 या 7, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उसमें कितने ऑप्शन है। लेकिन अगर अगर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो फिर हम 0 या 1, जो भी हमारे पास लीस्ट ऑप्शन होगी उस पे हम टिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्केल्स हो गए। देन है फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस। अब हम चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो physiotherapy diagnosis identifies the movement dysfunction or functional limitation, not just the disease's name. नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस को हमने किस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस identifies the movement dysfunction or functional limitation, not just the disease name। हम इसमें क्या करते हैं कि मूवमेंट डिसफंक्शन देखते हैं कि कौन सी जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रही, किसमें मतलब मसला आ रहा है, किस मूवमेंट में लिमिटेशंस आ रही हैं, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ हम बीमारी का नाम नहीं देखते, हम मूवमेंट को ही देखते हैं, मूवमेंट का स्पेसिफिक नाम ही उसको देते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो क्यों, उसकी वजह क्या है। सबसे पहले हम कोज चेक करते हैं कि वो क्या वजह है कि वो जो मूवमेंट है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहे। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देन है पर्पस ऑफ फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस। पर्पस क्या है फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस का? टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। ठीक है, टू प्लान पर्सनलाइज्ड गोल्स एंड ट्रीटमेंट, टू कम्युनिकेट क्लियरली विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड आउटकम्स ओवर टाइम। यानी कि सबसे पहले हम रूट कॉज देखेंगे, देन फिर हम तभी इस रूट कॉज देखेंगे तो ही हम उसके लिए पर्सनलाइज्ड गोल्स या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा। देन टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड आउटकम, तो फिर हम उसकी जो प्रोग्रेस है उसको चेक करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, जो हमने ट्रीटमेंट प्लान हमने एडवाइस किया है या जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर, वो उसके क्या आउटकम है, प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है उसका। तो सबसे पहले है स्टेप्स। हाँ जी, स्टेप्स इन मेकिंग अ फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस। एनालाइज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। यानी कि पहले हम ऑब्वियसली बात है, जो हमने डेटा उनसे लिया था वर्बली लिया था, और देन हम एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हमने ली थी, ऑब्जेक्टिव डेटा लिया था, हम उन दोनों को चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या है, और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेन, वीकनेस, स्टिफनेस, इम्बैलेंस एक्सेट्रा, डिटरमाइन अंडरलाइंग कॉजेज, इंजरी है, पोस्चर है, न्यूरोलॉजिकल इशू है, यानी कि वजह क्या है। ठीक है, कोई पेन की वजह से उनके मूवमेंट डिसफंक्शन आ रहा है, किसी इंजरी की वजह से आ रहा है, कोई चोट लगी है, या फिर कोई इम्बैलेंस, वैसे ही उनकी पोस्चर में इम्बैलेंस आ रहा है, क्या इशू है। तो ठीक है, यहाँ पे उनको जो स्टिफनेस है, वो अगर वीकनेस है तो वो उनकी वो क्योर करेंगे। स्टिफनेस है, इनके कराहट है बॉडी में, या फिर उनको कोई स्वेलिंग है, कोई पेन है, तो हम उसको दूर करेंगे। बट फिजियोथेरेपी सिर्फ एक पेन सिम्टम्स को ही क्योर नहीं करती है, यानी कि सिर्फ सिम्टम्स से फोकस नहीं करती कि जो सिम्टम्स हम आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन हो रही है या स्वेलिंग शो हो रही है तो उसको ट्रीट कर दे, नो। इसको वो क्या करते हैं कि उसके कोर्स तक जाते हैं और देन कोर्स को भी ट्रीट करते हैं। इनिशियली तो ऑब्वियसली सिम्टम्स को ही ट्रीट करेंगे, देन उसके रूट कोर्स को भी ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो देन प्रायोरिटाइज इश्यूज अफेक्टिंग फंक्शन द मोस्ट। ठीक है, वही बात होगी जो मैंने आपको कही थी कि कोई उसका हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्पेयर्ड शोल्डर
muscle imbalance leading to difficulty in overhead activities due to rotator cuff weakness। यानी कि अगर कोई शोल्डर की मूवमेंट में कोई इश्यू आ रहा है तो हम उसको वो देखेंगे कि एक्टिविटीज क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है। तो रोटेटर कफ वीकनेस इनके वीकनेस है इसमें, इस वजह से। देन हम उसके लिए देखेंगे ट्रीटमेंट। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होते हैं? ट्रीटमेंट इज द एक्टिव फेस वेयर फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स एंड एक्सरसाइज टू हेल्प पेशेंट्स रिकवर। यानी कि साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करते हैं पेशेंट में उसके रिकवर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। हर प्लान जो होता है वो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। और उसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या बना है, उसकी लाइफस्टाइल पे, उसके गोल्स पे। कि यानी कि उसके लाइफस्टाइल पे ऑब्वियसली हर पेशेंट का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, हर पेशेंट की एज अलग होती है, जेंडर अलग होगा। उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रीटमेंट प्लान उनके लिए बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड प्लान, ट्रीटमेंट प्लान। देन है फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। एक्यूट फेज होता है जिसमें हम, मैंने बताया कि इनिशियल हम सिम्टम्स को क्योर करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूट फेज। यानी कि पेन को खत्म कर देते हैं, स्वेलिंग को खत्म कर देते हैं। पेन के लिए हम उसको रेस्ट एंड प्रॉपर पोजिशनिंग हम उनको बताते हैं, हम रेस्ट करें, या फिर हम उनके एक पोस्चर बता देते हैं कि आपने इस तरह से अपनी पोस्चर को कंट्रोल करना है, ठीक करना है। यानी किस तरह से हमने सीधे होकर बैठना है, इस तरह से नहीं बैठना, आपने कितनी देर चलना है, कितनी देर नहीं चलना, कितनी देर आप बैठे, कितनी देर ना बैठे, इस तरह की चीजें। और आइस और हीट थेरेपी होती है जिसके अंदर वो हम या बर्फ के अंदर कुछ देर उस या बर्फ अप्लाई करें, ठीक है, आइस अप्लाई करें उस पार्ट पे, ताकि मतलब उसके अंदर वो सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो, या फिर हीट दें उस जगह को। तो ये हम बता देते हैं। देन इलेक्ट्रोथेरेपी होती है। देन जेंटल मोबिलिटी एक्सरसाइज, हम जो माइनर एक्सरसाइजेज है हम उनको वो बता देते हैं, उस तरह से करते हैं। इनिशियली हम ये करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके लिए हमने उसको ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल करना है, उस डिसफंक्शन को हमने फंक्शन में कन्वर्ट करना है। देन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी देखनी है। देन मोबिलिटी मोबाइल करवाना है उस मसल को या फिर उस जॉइंट को। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इनकी रेंज ऑफ मोशन जितनी हमारी नॉर्मली होती है हमने नॉर्मल फंक्शन पे वापस लेकर आना है, उनके मसल को, जॉइंट को, जो भी जगह। स्ट्रेचिंग एंड जॉइंट मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू मसाज, पोस्चर ट्रेनिंग, जेंटल स्ट्रेंथनिंग, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम ये सब एक्यूट फेज है, ठीक है। पहले मैंने एक्यूट फेज बताए थे, देन मैं सब एक्यूट फेज। इसमें स्ट्रेचिंग करते हैं, जॉइंट मोबिलाइज करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मसाज करते हैं, ठीक है। ये पोस्चरल ट्रेनिंग देते हैं उनको कि किस तरह से वो अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। जेंटल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ठीक है। वही फ्लेक्सिंग वो करके ना, तो फ्लेक्सिंग एक्सटेंशन करके। देन है क्रोनिक फेज। क्रोनिक फेज में स्ट्रेंथ एंड फंक्शन आ जाता है। इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस, फंक्शनल मूवमेंट ट्रेनिंग, एर्गोनॉमिक एंड होम एक्सरसाइज एडवाइस। ओके। तो इसमें इतने कोई खास जाने वाली बात नहीं है। जैसे लिखा हुआ है एक्यूट फेज, सब एक्यूट फेज है, वो क्रोनिक फेज, मेंटेनेंस फेज। तो अब है एर्गोनॉमिक एंड होम एक्सरसाइज एडवाइस। यानी कि वो घर के अंदर किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये हमारे क्रोनिक फेज में आ जाता है। फिर है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में यानी कि जब हमने मसल को ठीक कर दिया, जॉइंट को ठीक कर दिया, उसके बाद उसको लाइफ लॉन्ग के लिए उसको मेंटेन कैसे रखना है। क्योंकि अभी तो हमने ठीक कर दिया, फिजियोथेरेपिस्ट ने ठीक कर दिया, लेकिन हम मजीद भी एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि वो उसको किस तरह से लेके ठीक कर सकते हैं। कि लाइफस्टाइल हम उनके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं कि पोस्टर को कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप बिल्कुल बैलेंस तरीके से कैसे खड़े खड़े रहना है, इसी तरह से। तो पोस्टर करेक्शन है, लाइफस्टाइल एडवाइस है कि आप इस तरह से उठें, इस तरह से चलें, इस तरह से बैठे हैं, एक्सरसाइज, एडहेरेंस, मोटिवेशन। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना पोस्टर खराब किया हुआ था, इसकी वजह से उनके बैक में भी पेन आना शुरू हो जाती है। चलना है तो इस तरह से शोल्डर ड्रॉप करके चलते हैं, इस तरह से। और बैठेंगे तो इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह हम कब स्क्रीन के आगे बैठते हैं, उस उन चीजों को हम मेंटेन करने के लिए, इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस फेज, यानी कि प्रिवेंशन एंड एजुकेशन। कि हम मजीद आइंदा के लिए कि इस तरह की चीजों को, पेन वगैरह को या कोई प्रॉब्लम को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं।
यानी हमारे पास ट्रीटमेंट टेक्निक्स है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। उसमें है मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, टेपिंग एंड ब्रेसिंग, पोस्चर एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग एंड पेशेंट एजुकेशन। नाम से सारी चीजें क्लियर है। मैनुअल थेरेपी में आपको पता है जो हैंड्स और मोबिलाइजेशन ज्वाइंट्स, इनके ये हाथों से की जाती है, ठीक है। हाथ से एक्सरसाइज हम पेशेंट की करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, थेरेपिस्ट करवाते हैं, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल यानी कि अगर कोई मसल्स का कोई इशू है या फिर स्केलेटन का कोई इशू है तो ये मैनुअल थेरेपी से होगा। या फिर न्यूरोलॉजी का भी हो सकता है, जिनके ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी, उसके लिए भी मैनुअल थेरेपी यूज होती है। उसके बाद देन आती है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी होता है कि ये जो सबक्यूटेनियस हमारी जो स्किन है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम नर्व या फिर मसल को मतलब पेन रिलीफ करने के लिए नर्व या फिर मसल को हम वो देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं स्टिमुलेट करने के लिए, या ताकि जो पेन का जो पाथवे है, नर्व का पाथवे है वो ब्लॉक हो जाए और पेन खत्म हो जाए, ठीक है। नर्व सिग्नल को रोकने के लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज करते हैं। इसे हमने लिखा भी अभी हुआ है पेन एंड ऑर्थो, ठीक है। देन है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में वही है जो जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेंथनिंग है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है जो पेशेंट को करवाते हैं, ठीक है। और ये सब डोमेन्स में यूज होता है, ये मसल्स की हो प्रॉब्लम या स्केलेटन की हो, ज्वाइंट्स की हो या फिर न्यूरोलॉजी की मसला हो, तो एक्सरसाइज थेरेपी हर चीज में काम आती है। इसलिए मोस्टली जो फिजियोथेरेपी होते हैं वो एक्सरसाइज थेरेपी ही करवा रहे होते हैं। देन है हाइड्रोथेरेपी। इसके अंदर एक्सरसाइज इन वाटर फॉर रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन। ये आपने देखा होगा अक्सर के एक आइस टब में पेशेंट को बिठा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ लेटा दिया जाता है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। देन है पोस्चरल एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग, बॉडी अलाइनमेंट एजुकेशन। वही है, यानी कि ट्रेनिंग देते हैं कि बॉडी को आपने अलाइन किस तरह से रखना है, ठीक है। आपने एक ही पोजीशन में बैठे नहीं रहना। फॉर एग्जांपल ऑफिस वर्कर्स के लिए स्पाइन पेन, मैंने जैसे बताया था कि स्क्रीन के आगे इस तरह से झुक के बैठने की वजह से उनके बैक में इशू हो जाता है, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे स्पाइन में इशू आ जाता है। देन है पेशेंट एजुकेशन। फिर हम उनको देते हैं एट द वेरी एंड अवेयरनेस देते हैं कि वो घर में किस तरह से एक्सरसाइज छोटी छोटी कर सकते हैं, ठीक है। होम प्लान हम थोड़ा दे देते हैं अवेयरनेस उनके उसके सेशंस के बाद भी तो पेशेंट ने अपना ख्याल रखना है ना, तो वो हम बताते हैं उनको, ठीक है। देन है रियल लाइफ क्लिनिकल एग्जांपल्स। हम देख लेते हैं रियल लाइफ में कौन कौन सी एग्जांपल्स, तो बहुत सारी सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स ही हैं। तो जैसे लो बैक पेन प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से हो सकती है। देन टाइट हैमस्ट्रिंग्स, वीक कोर, यानी कि जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं हमारे लेग्स के मसल्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमेन, हाँ थाइस के मसल होते हैं, ठीक है। टाइट हैमस्ट्रिंग्स है, वीक कोर, यानी कि उनके जो बॉडी का जो कोर है, जो हमारी ये जो सेंट्रल बॉडी है, इसको लिम्स के अलावा, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स के अलावा जो हमारी बॉडी है इसके अंदर हमारी ये वीक है, ठीक है। एब्डोमिनल एंड pelvic मसल्स एंड बैक मसल्स, डायफ्राम मसल्स एंड पोर पोस्चर, इसकी वजह से हमें क्या स्टार्ट हो जाता है, लो बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। देन है पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट। जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसकी जो एक साइड जो वीक होती है, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड और वीकनेस होती है, तो डिक्रीज बैलेंस होता है, यानी कि वो उस साइड पे वो ज्यादा वजन नहीं डाल पाता, साइड पे ज्यादा काम भी नहीं कर पाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट साइड वीकनेस में पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट। हमने देखा होगा तो ये इसमें क्या हो जाता है, बैलेंस कम हो जाता है, कोऑर्डिनेशन भी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पोस्ट मेस्टेक्टमी, पोस्ट मेस्टेक्टमी आर्म स्टिफनेस कहते हैं इसको, ठीक है। लिमिटेड शोल्डर रेंज ऑफ मोशन, यानी कि इसमें जो शोल्डर है पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा। एस्थमा पेशेंट, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, वीक उनके रेस्पिरेटरी मसल्स वीक होते हैं, ठीक है। एंकल स्प्रेन, ये अक्सर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनमें ये इशू आ जाता है एंकल स्प्रेन का, यानी पाँव मुड़ जाना है ना, क्या कहते हैं, स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो बैलेंस उनका जो जो नॉर्मली वो जिस तरह हम करते हैं वो नहीं हो पाती, ओके। लो बैक पेन प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा बैठने की वजह से लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, इसको भी हम वही कहेंगे टाइट हैमस्ट्रिंग, यानी कि थाई के मसल टाइट हो जाते हैं, और बॉडी का जो कोर है जैसे डायफ्राम मसल, बैक बैक मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स, ये सारे वीक हो जाते हैं।
अब इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल आता है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एजुकेटर का रोल भी प्ले करते हैं, मोटिवेटर का रोल भी प्ले करते हैं, क्लिनिशियंस का, रिसर्चर का, एडवोकेट का, इन सब का रोल प्ले करना होता है। तो अब हम करते हैं अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट चेन फिजियोथेरेपी। ट्रीटमेंट चेन को किस तरह से फिजियोथेरेपी में देखते हैं। सबसे पहले असेसमेंट हो गई, ठीक है, देन प्लानिंग, देन इंटरवेंशन। प्लानिंग प्लानिंग वही है जो ट्रीटमेंट प्लानिंग का, देन है इंटरवेंशन एंड दी इवैल्यूएशन। तो हमारे दो नए स्टेप आए हैं, ये है इंटरवेंशन एंड दी इवैल्यूएशन। इंटरवेंशन क्या होती है? इंटरवेंशन में वही चीजें सारी आ जाती हैं। अब हमने सिर्फ इंटरवेंशन पे फोकस करना है, देन इवैल्यूएशन पे। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान क्या क्या है देखो। मैं जैसे अगर अभी तो हमारे पास बात हुई थी कि एक्यूट फेज, ठीक है, आगे हमने कुछ फेजेस की बात की थी, एक्यूट फेज ट्रीटमेंट, ठीक है, देन सब एक्यूट फेज। इसी तरह से ये भी वही चीजें हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, देन ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी है, हाउस प्लान है, पेशेंट एजुकेशन है। यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, फौरन से सिम्टम्स को रिलीव करना। सिम्टम्स क्या हो सकती है, पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, मतलब नॉर्मल फंक्शन वो या वो नहीं कर सकते, नहीं पढ़ पा रहे डेली के, तो उसको हमने किस तरह से फौरन से उसको ट्रीट करना है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं। उनको हमने डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह से कर सकते हैं। आइस एंड हीट थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, पेशेंट की थोड़ी एजुकेशन कर सकते हैं, उनको थोड़ा पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। इन चीज़ों के थ्रू हम उनको ये शॉर्ट टर्म गोल्स ये होते हैं। ठीक है, फौरन से जो चीज़ हमें फौरन से एक्शन चाहिए विद इन 1 वीक। अब है लॉन्ग टर्म गोल्स, उसमें हम फंक्शनल रिकवरी हमने कंप्लीट करनी है। तो उसमें वो हमें लग जाएगा कोई कोई 1 माह तो लगेगा ही। ठीक है, तो ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कितनी कितने सेशन उनको लेने पड़ेंगे, उनको प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस पे जाएंगे। ठीक है, कितने सेशंस के बाद उनका वो ठीक हो जाएगा, वो प्रॉब्लम जो भी है, क्या ये प्लान होता है। ठीक है, देन है पेशेंट एजुकेशन। उसके पेशेंट एजुकेशन में भी जरूरी है कि हमने तो किस तरह से एजुकेट करना है। ठीक है, इंटरवेंशन अप्लाइंग द प्लान इनटू एक्शन। मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज, ये सारी हमने डिस्कस कर ली है। देन है डी इवेल्युएशन। मैं आपको बता रही थी कि हमने अब इंटरवेंशन और डी इवेल्युएशन पढ़ना है। तो इसमें भी यही है। ओके, देन हमारे पास इंटरवेंशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है इंटरवेंशन है, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ये सब कुछ हमारे पास आता है इंटरवेंशन में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस क्या होती है? इंटरवेंशन इज द एक्टिव फेज where treatment techniques are applied to achieve the goals defined during planning। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक एक्टिव फेज है जिसमें हम यानी कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दिस इज द हैंड ऑन एंड एक्सरसाइज बेस्ड स्टेज ऑफ फिजियोथेरेपी। तो इसमें टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन, सबसे पहले है मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, सॉफ्ट टिश्यू मसाज, रिड्यूस स्टिफनेस एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम जॉइंट की मोबिलाइजेशन वगैरह करवाते हैं, जॉइंट को मूव करते हैं, थोड़ा सा मसाज वगैरह देते हैं, और जो स्टिफनेस होती है उसको कम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसको हम कहते हैं मैनुअल थेरेपी। देन है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम टेंस आईएफटी अल्ट्रासाउंड लेजर बॉडी की स्पिन एंड प्रमोट हीलिंग। तो ये इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, पेन को कम करता है और हीलिंग को प्रमोट करता है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, इनके टेंस की फुल फॉर्म है। और लेजर वगैरह से हम
पेन को कम करने की कोशिश करते हैं और हीलिंग हीलिंग में ये हेल्प करता है इलेक्ट्रोथेरेपी। देन है एक्सरसाइज थेरेपी, इसमें हम स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, बैलेंस, वेट ट्रेनिंग, और इसमें क्या होता है, रिस्टोर फंक्शनल मूवमेंट, यानी कि स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। तो और बैलेंस थेरेपी वगैरह करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। देन है पोस्चरल एंड एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, करेक्ट सिटिंग, स्टैंडिंग एंड लिफ्टिंग पोस्चर को बताते हैं कि किस तरीके से वो बैठे, किस तरह से खड़े हों, किस तरह से चले, किस तरह से अपना कोई चीज लिफ्ट करनी है, उठानी है, तो उसको भी इस अपने पोस्चर को ठीक करते हुए सारे काम करें। तो इससे क्या होता है कि इससे दोबारा इंजरी होती है उससे वो बच जाती है, दोबारा इंजरी से बचा जा सकता है, और इसकी करेक्शन से। ठीक है। देन है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में हम उनको होम केयर बताते हैं, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन बताते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल शोल्डर पेन के लिए, फॉर एग्जांपल शोल्डर पेन के लिए हम क्या करते हैं कि इसी तरह से इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं, और फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाते हैं, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है। देन स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग करते हैं विद रेजिस्टेंट बैंड्स, ये हम 3rd वीक तक हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, बैंड्स के साथ। तो और 4th वीक तक क्या करते हैं, फंक्शनल एंड एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो देन हमारे पास री इवेल्युएशन। अब री इवेल्युएशन क्या होती है, री इवेल्युएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। रिवैल्यूएशन में मतलब कि हम 4 वीक तक जब हम ट्रीटमेंट कर ली, उसके बाद हम दोबारा से देखेंगे तो फिर से वही चीजें हैं कि नहीं, फिर से वही असेसमेंट से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। असेसमेंट, फिर हम एक ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करेंगे, देन इस तरह से ना डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करेंगे, ये सारी चीजें। तो इसको हम क्या कहते हैं, री इवेल्युएशन, यानी कि दोबारा से हम सारी चीजों को इवेल्युएट करेंगे टू इंश्योर दैट थेरेपी इज ऑन ट्रैक। तो ये चेक करने के लिए कि जो हम थेरेपी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं इफेक्टिव है भी या नहीं। हो सकता है वो थेरेपी के लिए काम ना करी और हम उसी को लेके चलते रहे। ठीक है। तो इसके हमारे पास वही ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, यही होती है कि मॉनिटर इम्प्रूवमेंट इन पेन, हम चेक करते हैं कि पेन में इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं, मोबिलिटी में, यानी कि जो अब जो मसल है या जॉइंट है वो प्रॉपर मूव कर पा रहा है या नहीं है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी आई है कि नहीं, कोई स्ट्रेंथनिंग में इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं, अगर वो चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब पेशेंट जो है, और क्या चीज को काम कर रही है क्या नहीं कर रही, उसके गोल्स को हम अपडेट करते हैं, इसी तरह से फाइनल आउटकम करते हैं। लेकिन अगर फिर भी उनको जरूरत होती है रिवैल्यूएशन की बात, हम हमें ये पता लगता है कि अभी भी still उनको नीड है थेरेपी की, तो हम वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन, क्या होते हैं, रिपीटिंग रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ टेस्ट, जिनके वही फिर हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करके, या फिर स्ट्रेंथ टेस्ट हम करते हैं कि कितनी उनमें स्ट्रेंथ आ गई है। कंपेयरिंग पेन स्केल्स, जो हमने पीछे वीडियो एनालॉग स्केल मैंने आपको बताया था, उसको हम दोबारा से, क्योंकि हमने रीवैल्यूएट तो कर लिया, अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जो पहले इनके पास हमारे पास जो एक स्केल आया था वो क्या है और अब क्या है। ठीक है। यूजिंग फंक्शनल आउटकम माइयर्स, इसी तरह से जो वो भी मैंने आपको पिछले जो स्केल बताए थे उनको हम दोबारा फिल आउट करेंगे, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि 4 वीक या जितना भी हमने ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस किया था अपनी तरफ से, 8 वीक्स का, 6 वीक्स का, 4 वीक्स का, उसके बाद उनका क्या रिजल्ट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई 4 वीक्स के बाद पेशेंट आया था शोल्डर पेन के साथ, 80% को पेन रिलीफ हो गया है और फुल मोशन है। ठीक है। तो फिर क्या करेगा थेरेपिस्ट, वो उसको रीवैल्यूएट करेगा, फिर उसको अपडेट करेगा, यानी कि सेम इंटेंस एक्सरसाइज हम दोबारा तो नहीं करवाएंगे ना उसको, क्योंकि ऑब्वियसली अब उसका वो मसला हल हो गया। अब हम छोटी छोटी एक्सरसाइज हम उसको घर के लिए बताएंगे, और, ताकि वो घर में उसको कंटिन्यू रखे, उसको मेंटेन करने के लिए। तो अब इसमें है कॉन्टिन्यूस साइकिल। अब कॉन्टिन्यूस साइकिल क्या है, हमारे पास फिजियोथेरेपी में हम कॉन्टिन्यूस साइकिल कहते हैं, यानी कि ये हम सिर्फ एक ही दफा ट्रीटमेंट करके उसको छोड़ नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसकी असेसमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, दोबारा से फिर से इंटरवेंशन करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं इफ नीडेड। ठीक है। अब असेसमेंट में वही सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री,
कोई उनकी कोई सर्जरीज तो नहीं हुई, कोई उनको इंजरीज तो नहीं हुई, कोई उनका मतलब के ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, वेट लिफ्टिंग करते हैं या नहीं करते, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, लाइफ स्टाइल उनकी कैसी है, ठीक है, मसल टाइटनेस फाउंड, फिर हम प्लानिंग करते हैं कि उनको क्या हमने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करवानी है या फिर उनको पेन को ही रिलीव करना है, उनके पोस्चर को करेक्ट करना है, इसी तरह से इंटरवेंशन वही मैंने बताया, स्ट्रेचिंग को स्ट्रेंथनिंग एंड ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, टेंस कहते हैं उसको, देन रिवैल्यूएशन के पेन रिड्यूस हुई कि नहीं, ठीक है, कितने परसेंट रिड्यूस हुई है, 80%, इस तरह से करके पोस्चर इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। अब हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग द ट्रीटमेंट, हम जो ट्रीटमेंट हम कर रहे थे उसको क्या हुआ, हम जो ट्रीटमेंट एक चेन हमने बनाया था रिवैल्यूएशन से लेकर इंटरवेंशन से, इंटरवेंशन के थ्रू रिवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है, तो उसमें हम सेफ होता है, स्ट्रक्चर्ड एविडेंस बेस्ड केयर होती है, ट्रीटमेंट एक्यूरेसी होती है, पेशेंट का ट्रस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेड, और उसको डॉक्यूमेंटेशन भी करते जाएंगे साथ साथ, और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आती जाएगी। अब है कॉमन फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज एंड टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं हम इसमें फिजियोथेरेपी में, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन है सबसे पहले हम इसकी, तो फिजियोथेरेपी कंबाइंस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टच, यानी कि उनके हाथों से एक्सरसाइज करवानी है टू प्रमोट हीलिंग एंड मूवमेंट। एवरी फिजियोथेरेपिस्ट यूज स्पेसिफिक मोडालिटीज एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक्स बेस्ड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, पेन लेवल एंड रिकवरी स्टेज, इसमें कुछ खास समझने की बात नहीं है। देन अब हम इनकी टाइप की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल, थर्मल और मैकेनिकल एनर्जी टू रिड्यूस पेन, improve circulation, stimulate muscles and accelerate healing। इलेक्ट्रोथेरेपी आपको पता है इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं तो स्टिमुलेट करने के लिए नर्व्स को या फिर मसल्स को, ठीक है, ताकि क्या हो कि यहाँ पेन में रिलीफ आ जाए, तो इम्प्रूव सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है उससे, ठीक है, और इससे हीलिंग भी फास्ट होती है, हेल्प करता है हीलिंग में भी। अब कॉमन इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज कौन कौन सी हैं, टेंस है, ठीक है, ये ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है, पेन रिलीफ बाय स्टिमुलेटिंग नर्व, सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स को हम इसमें कहते हैं स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो पेन का पाथवे है वो ब्लॉक हो जाए, यानी कि ये सब क्यूटेनियस हम यूज करते हैं, ठीक है। अगली उसके बाद है इंटरफेरेंशियल थेरेपी, डीप पेन अगर कोई है तो उसके लिए हम ये इंटरफेरेंशियल थेरेपी, इसमें भी हम इलेक्ट्रिक वही इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं। देन है अल्ट्रासाउंड थेरेपी, शॉर्ट वेव, डायाथर्मी, ये सारी इन सब के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, वो यूज होते हैं। लेजर थेरेपी, ठीक है, टिश्यू रिपेयर, अगर कोई टिश्यू डैमेज है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इन्फ्लेमेशन कोई है, इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन, रिस्टोर स्ट्रेंथ इन वीक और पैरालाइज मसल है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन यूज करते हैं। क्रायोथेरेपी, वही जो आप बता रहे थे, हम हीट या फिर हॉट या कोल्ड इन्वायरमेंट में हम उसको ठीक करते हैं, या फिर आइस के थ्रू या फिर हीट के थ्रू, इस तरह से हम आइस के टब में भी पेशेंट को बिठा सकते हैं उसमें, उससे भी ये भी एक थेरेपी होती है, क्रायोथेरेपी इसको हम कहते हैं। देन है क्लिनिकल एग्जांपल, हम एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह के इन सब की हम एग्जांपल देख लेते हैं। टेंस की जो हमारे पास डेली बेसिस की एग्जांपल्स है वो है क्रोनिक बैक और नी पेन के लिए हम यूज करते हैं टेंस को, अल्ट्रासाउंड को हेल्प हील सॉफ्ट टिश्यूज को और इंजरीज को यूज करने के लिए, ठीक क्योर करने के लिए। इसी तरह से SWD है, SWD में शॉर्ट वेव डायाथर्मी, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं शोल्डर और बैक मसल स्टिफनेस के लिए। और इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन, EMS हेल्प स्ट्रेंथन वीक मसल्स आफ्टर नर्व इंजरी और इमोबिलाइजेशन, नर्व इंजरी के बाद हम इसको यूज करते हैं। अगर है कुछ प्रिकॉशंस है हमारे पास कि कब हमने ये थेरेपीज इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह यूज नहीं करनी है, ठीक है। अगर कोई पेस मेकर किसी के हार्ट में है, पेस मेकर आपको यहाँ पे कोई मेटालिक इम्प्लांट्स है, जैसे ज्वाइंट्स के लिए लोग यूज करते हैं, रोड्स को हम स्टील की रोड्स जो यूज करते हैं जॉइंट्स वगैरह को जोड़ने के लिए, हड्डियों के लिए, उसके ऊपर हम इनको इलेक्ट्रिक शॉक यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोथेरेपी है। और
और स्किन सेंसिटिविटी भी हम चेक करेंगे बिफोर इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह यूज करने से पहले। ठीक है। उसके बाद है मैनुअल थेरेपी। अब मैनुअल थेरेपी इज द यूज ऑफ हैंड्स ऑन टेक्निक्स, यानी कि हाथों से हम किस तरह से मसल्स को या फिर जॉइंट्स को मोबिलाइज करवा सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेच सॉफ्ट टिश्यूज एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी खास बात नहीं है। ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, जिसमें हम एक पॉइंट पे प्रेशर करके रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, तो उसकी वजह से भी पेन रिलीफ हो जाता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये भी सर्कुलेशन के लिए यूज होता है। अब क्लिनिकल एग्जांपल्स हम इसके कुछ देख लेते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन और फ्रोजन शोल्डर और स्टिफ नी के लिए, हम इनके फ्रोजन शोल्डर के लिए हम यूज करते हैं मैनुअल थेरेपी। मायोफेशियल रिलीज, क्रोनिक और बैक क्रोनिक और नेक टाइटनेस के लिए ट्रिगर पॉइंट थेरेपी फॉर टेंशन, हेडेक्स और शोल्डर पेन के लिए यूज करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज फॉर पोस्ट mastectomy swelling। बेनिफिट्स। आगे है बेनिफिट्स। इम्प्रूव ज्वाइंट एंड मसल फ्लेक्सिबिलिटी। मैनुअल थेरेपी के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? improves joint and muscle flexibility, reduces pain and muscle spasm, spasm enhances blood and lymph circulation, improves posture and relaxation. Then exercise therapy. Exercise therapy is the core of physiotherapy, यानी कि सारी जो फिजियोथेरेपी है ये डिपेंड ही इस एक्सरसाइज थेरेपी पे कर रहे हैं। द प्लान एंड गाइडेड यूज ऑफ फिजिकल मूवमेंट टू रिस्टोर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फंक्शन। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें एक्सरसाइजेस के टाइप ऑफ कौन कौन सी है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, रेजिस्टिव एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है, यानी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस किस किस प्रॉब्लम के यूज हो रही है, ये वो मेंशन किया है इसमें। इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। देन हमारे पास कुछ क्लिनिकल एग्जांपल्स हैं इसकी एक्सरसाइज थेरेपी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज जो थेरेपी है वो पेशेंट की नीड पे डिपेंड करती है। ठीक है। और इंक्रीज डिफिकल्टी ग्रेजुअली, उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू में हम बहुत स्लोली स्लोली एक्सरसाइज थेरेपी स्टार्ट करते हैं, देन हम उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर जाते हैं, देन डेली बेसिस पे उसको करना होता है, इसकी कंसिस्टेंसी भी ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। देन फीडबैक हम पेशेंट से लेते हैं। ठीक है। पेशेंट की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग, एंड देन सेफ्टी फर्स्ट, अवॉइड ओवर एक्सर्शन और पेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज के दौरान हमने बहुत ज्यादा जोर से चीजें नहीं करनी होती। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, ये मैंने वही चीजें आपको बताई हैं। देन है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल थ्री टेक्निक्स। इसका मतलब है इन रियल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स आर नॉट यूज सेपरेटली, दे complement वन अनदर। यानी कि जो सारी जो टेक्निक्स है ये हम इनको अलग 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 से यूज नहीं करते, बल्कि इन सारी चीजों को एक साथ यूज कर रहे होते हैं। इनके इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी, इन सारी चीजों को एक साथ ही हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब वही चीजें हैं इंटीग्रेशन ऑफ ऑल थ्री टेक्निक्स, हम आइडेंटिफाई, असेसमेंट, मसल इम्बैलेंस, पोस्चरल इशू, देन इलेक्ट्रोथेरेपी पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए, मैनुअल थेरेपी सॉफ्ट टिश्यू के लिए, जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए, एक्सरसाइज थेरेपी स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है, पोस्चर करेक्शन के लिए, रीवैल्यूएशन। वही सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो देन कुछ बेनिफिट्स हैं कि हम जब हम इन सारी थेरेपीज को कंबाइन करते हैं तो फिर क्या इसका क्या रिजल्ट होता है? तो फास्टर पेन रिलीफ, जल्दी रिकवर हो जाता है पेशेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ आती है, एंड्योरेंस आती है, पोस्चर पोस्चर होता है ठीक होता है। ठीक है। और बैलेंस, और दोबारा इंजरी से बचा जा सकता है, और ओवरऑल हेल्थ भी ठीक होती है। अब हम है हमारे पास है रियल लाइफ सिनेरियोज अक्रॉस मल्टीपल स्पेशलिटीज। रियल लाइफ एग्जांपल्स का हम कुछ थोड़ा सा टच कर लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले है फिजियोथेरेपी इज द हैंड्स ऑन एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रोफेशन एंड रियल लर्निंग begins in theory meets practice. इनके सब प्रैक्टिकल वर्क, इज अ प्रैक्टिकल फील्ड।
तो सबसे पहले हमारे पास है मस्कुलोस्केलेटल स्केलेटल ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। केस नंबर 1 है हमारे पास क्रोनिक लो बैक पेन। क्रोनिक लो बैक पेन में अब एक पेशेंट है, ठीक है, 35 ईयर ओल्ड है, ऑफिस वर्कर है, तो उसको लो बैक पेन है पिछले 6 माह से, और बहुत ज्यादा बैठने की वजह से उसको क्या होती है, बैक पेन उसको रहती है। क्यों है? क्योंकि ऑफिस वर्कर है और बहुत ज्यादा उसका सिटिंग पोस्चर होता है उसका। अब हम इसका डायग्नोसिस क्या बनाएंगे? पोस्चरल डिसफंक्शन विद लंबर मसल इम्बैलेंस। क्यों? क्योंकि उसका मसल इम्बैलेंस हो रहा है इस तरह से, इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से। तो इसके लिए अब हम ट्रीटमेंट प्लान क्या एडवाइस करेंगे? इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड, पेन रिलीफ के लिए, और साथ ही साथ हम इसकी कोर स्ट्रेंथनिंग भी करेंगे और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे। तो इसमें क्या आ गया? एक्सरसाइज थेरेपी आ गया। देन पोस्चरल करेक्शन एंड एर्गोनोमिक एजुकेशन, हम उनको पोस्चरल करेक्शन बताएंगे साथ साथ, इसके साथ वो अपना पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? उनकी पेन रिलीफ होगा, साथ में पोस्चर इंप्रूव होगा, और पेशेंट के एजुकेशन भी हमने दे दी। ठीक है। देन सेकंड एग्जांपल है पोस्ट फ्रैक्चर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन, ठीक है, पोस्ट फ्रैक्चर रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या होगा? एक 25 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है, और वो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ टिबिया के साथ आया है। अब उसकी कंप्लेन क्या है? स्टिफनेस है और वीकनेस है। ठीक है, स्टिफनेस है और टिबिया में उसकी, और साथ में वीकनेस है। तो पैसिव एंड एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज quadriceps स्ट्रेंथनिंग, हम इसके वही सारी चीजें हम इसको ट्रीटमेंट प्लान में स्ट्रेंथनिंग भी कराएंगे, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन भी देंगे, ठीक है, और साथ में हम इसकी रेंज ऑफ मोशन भी करवाएंगे, सारा कुछ करेंगे। ठीक है? इसी तरह से स्ट्रोक का पेशेंट है, हेमिप्लेजिया, उसकी एक साइड वीक है, उसको भी ये सारी चीजें हम एडवाइस करेंगे। ठीक हो गया। बेल्स पॉल्सी में आपको पता है फेशियल ड्रूप है एक साइड का, तो इनकम्प्लीट आई क्लोजर है, डूलिंग वाइल ईटिंग है, फेशियल एसिमेट्री है। तो इसके अंदर मैंने फेशियल एक्सरसाइजेस बताएंगे, मिरर थेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल मसल्स। ठीक हो गया। देन पोस्ट सर्जरी रिहेबिलिटेशन एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमेंट, इसके अंदर भी क्योंकि इसमें लंग के जो मसल्स हैं वो वीक होंगे, तो हम उसके एक्सरसाइज करवाएंगे। इन सब में इनका मकसद ये है कि हम इन सब के अंदर साइड जो ट्रीटमेंट्स हमारे पास टेक्निक्स हैं उसको हम क्या करेंगे? कंबाइनली यूज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेरल चेस्ट में व्हीजिंग की साउंड आती होंगी, ठीक है, रिड्यूस चेस्ट टेंशन और थकावट रहती होगी। ठीक है, तो अब हम इसके ट्रीटमेंट प्लान क्या करेंगे? फॉर स्लीप एंड डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे हम इनको। ठीक है, पोस्टल ड्रेनेज एंड चेस्ट रिकशन करवाएंगे, एरोबिक कंडीशनिंग, साइकिलिंग करवाएंगे, वॉकिंग वगैरह रिकमेंड करेंगे, और पेशेंट को एजुकेट करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है साइबर पाल्सी, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, पोस्टमार्टम पेल्विक फ्लोर वीकनेस, एंकल स्प्रेन, एथलीट्स में जो होता है। ठीक है, पैलिएटिव केयर एंड स्टेज कैंसर, बिनाइन प्रोक्सिमल कंडीशन। क्या आप ये इन चीजों का आप खुद पढ़ लीजिएगा एक दफा, ये सारी रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इसलिए हम देखेंगे कौन कौन से ट्रीटमेंट प्लान हम डिवाइस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फिजियोथेरेपी। इन फिजियोथेरेपी अब हम एविडेंस प्रैक्टिस क्या है? टू इंश्योर हाई क्वालिटी केयर, physiotherapists must base their treatment not just on personal experience but on scientific research and clinical evidence। यानी कि उनका जो सिर्फ क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट आया हुआ है उसके वो उस पर फोकस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करेंगे, रिकमेंड करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वही बार बार लिखी हुई है, इन द यूज ऑफ बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस। ये कौन सी, यानी कि रिसर्चर्स का काम है, ये वो रिसर्च करते हैं कि कौन सा जो ट्रीटमेंट है वो सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, वही बातें होगी, बेस्ट रिसर्च एविडेंस यूजिंग द लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज, जर्नल्स एंड रिसर्च फाइंडिंग।
using new research on dry needling, for example, dry needling for muscle pain. ठीक है, clinical experience में प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूजिंग द बेस्ट मैनुअल टेक्निक फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट। तो इसमें क्लिनिकल एक्सपर्टीज आ जाती हैं, पेशेंट वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट चॉइस, कंफर्ट एंड गोल, एडजस्टिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, पेशेंट को भी हमने वैल्यू करना है, पेशेंट की भी बात सुननी है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट उसको सही लग रहा है, मैनुअल थेरेपी सही लग रही है, इलेक्ट्रोथेरेपी सही लग रही है, ठीक है, हम उससे भी पूछेंगे। अब इम्पोर्टेंस वही है, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, अब हाउ फिजियोथेरेपी अप्लाई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, identify the clinical question, acquire, search for the best evidence, evaluate the evidence, integrate with clinical expertise, and step by assess, evaluate the results. अब रियल लाइफ एग्जांपल्स इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल लो बैक पेन है तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास क्या होती है, बेड रेस्ट एंड हीट पैक्स ओनली। ठीक है, ये ट्रेडिशनल एक हमारे पास नॉर्मली अप्रोच हम ये करते हैं। बट एविडेंस बेस्ड अप्रोच क्या है, कोर स्टेबिलाईजेशन, एक्सरसाइज प्लस एजुकेशन सपोर्टेड बाय रिसर्च। ठीक हो गया। कोर स्टेबिलाईजेशन का मतलब ये है कि हम जो कोर के मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेंथनिंग करें, ठीक है, स्ट्रेंथन करें। इन स्ट्रोक वी हैव पैसिव लिम्ब मूवमेंट ओनली, यानी कि हम मूवमेंट लिम्स की मूवमेंट कराते हैं स्ट्रोक में, लेकिन टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग मतलब मिरर थेरेपी वगैरह हम इसमें करवाएंगे। ठीक है, नी में है सीधा नी और ऑस्टियो आर्थराइटिस, फोर्ट पैक थेरेपी ओनली, जिसके लिए भी हमारे पास कौन सी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होंगी, एरोबिक एक्सरसाइज होंगी, पेशेंट एजुकेशन, हम पेशेंट एजुकेशन पोस्ट कोविड रिहैब, ब्रेस्ट एंड रीब्रीथिंग। तो ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, रेस्ट करवाते हैं और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन ग्रेड एरोबिक एक्सरसाइज कराएंगे, ब्रीथिंग ट्रेनिंग कराएंगे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ये सैंपल्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, proprioceptive neuromuscular facilitation mechanism method, निसियोटेपिंग, मैनुअल थेरेपी, अर्ली मोबिलाइजेशन इन आईसीयू। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या होंगे एविडेंस बीबीपी को प्रैक्टिस करने में, तो कौन कौन से चैलेंजेस है, लिमिटेड एक्सेस टू रिसर्च, मतलब कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है चीज का, आपने रिसर्च को फॉलो नहीं किया हुआ, ठीक है, इस तरह से अगर टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोफेशन में चले क्लिनिशियन बन गया है, एक प्रोफेशन में चले गए हैं तो उसके बाद बस टाइम नहीं, सफिशिएंट टाइम हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से पेशेंट की प्रेफरेंस नहीं है, पेशेंट पुराने ही जो तरीके हैं उसी को फॉलो करना चाहता है, तो ये हमारे पास चैलेंजेस आ जाते हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। ठीक हो गया। देन डेवलपिंग कंट्रीज, ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग यूनिवर्सिटीज एंड क्लिनिक्स, research culture is developing, more conferences, webinars and channels are promoting ABP, your new initiative PMC। इनके बीएमसी का भी यही इनिशिएटिव है कि एजुकेट किया जाए ईबीपी के अकॉर्डिंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इम्प्रूव ट्रीटमेंट, ये वही बातें दोबारा हो गई, ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करता है, एथिकल और सेफ जो थेरेपी प्रैक्टिस होती है, बिल्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, देन ये समरी है, असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। देन फिर वही असेसमेंट, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, सारी एनपीएस सारी क्या ये आपकी एक्टिविटी है जो आपने परफॉर्म करनी है, अपने रिस्पॉन्सेज को कमेंट सेक्शन में शो करवाएं। ठीक है, और जो आपके सिनेरियोज और केसेस आपने डेली लाइफ में देखी है अपने क्लिनिक्स में या कहीं सुने हैं या आपने कहीं से कोई सिनेरियो देखा हो तो उसको जो है उन केसेस को अपने कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। ठीक है, ये आपका टास्क है।